रील और रियल में जो चीज का डिफरेंस है उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक चीज तुम सबको पहले बता दूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम कर चुके हो अपनी ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या कहीं भी तुम यूपीएससी क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब मैं बात कर रही हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसके अंडर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो सेंट्रल की जॉब के लिए होते हैं, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये जॉब्स प्रोवाइड करता है। इसका सबसे प्रचलित जॉब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर मैं बात कर रही हूं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सुना सबने होगा, आते जाते रील दिख गई होगी कि 4 महीने में तैयारी कर लो और पेपर क्लियर कर लो, 5 महीने में तैयारी कर लो और पेपर क्लियर कर लो। मैंने 90 दिन के अंदर तैयारी करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किया। क्या ऐसा हो सकता है? इन चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि रियलिटी कुछ और है और हमें दिखाया कुछ और जाता है, और फैसिनेट होकर हम लोग भी ठान लेते हैं कि आने वाले पेपर को हम तैयार करके क्लियर कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि सारे नहीं कर सकते, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर तैयारी कर रहे हो तो दिल से करो और सही एज में करो। रील और रियल, क्या सच है क्या झूठ है? मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत तैयारी से, बहुत मेहनत के साथ एक पेपर देने का सपना देख रहे हैं, यूपीएससी आईएएस ऑफिसर का। अगर मैं बात करूं कि पेपर जो आप देना चाह रहे हैं वो पेपर एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में से बहुत कुछ निकाल कर ले जाता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि हमको जो दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड में वो ये दिखाया जाता है कि कोई भी आकर बोलता है कि मैंने 2 महीने में तैयारी की, मैंने 3 महीने में तैयारी की। मेरी सच बात मानो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पेपर तुमको क्रैक करना है, आई कैन अंडरस्टैंड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम 2025 का पेपर अभी तैयारी करके दे दोगे, देखो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, सब कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन, मतलब जो भी चीज यहां पे प्रेजेंट है सब हमको पढ़नी पड़ेगी यूपीएससी के लिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप यूपीएससी की बात करते हो तो वहां पे आपका हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है। तो अगर तुम भी कोशिश कर रहे हो इस फील्ड में जाने की, या ग्रेजुएशन कर चुके हो और सोच रहे हो इधर जाने का, तो पूरी वीडियो को देखना, एंड तक मत भूलना। ये वीडियो एक फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको बताएगी कि यूपीएससी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। एक्चुअल में जो दिखाया जाता है क्या वैसी चीज़ें होती हैं, और कितनी मेहनत लगती है, कौन सी किताबें सही है, कौन सी चीज़ है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। जब मैं बात करती हूँ यूपीएससी की, तो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँ, इसके लिए हर साल 10 लाख बच्चा पेपर भरता है। 10 लाख बच्चा पेपर भरता है, लेकिन अपीयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 लाख और 7 लाख लोग। अपीयर करने के बाद अगर आप बात करते हैं कि 5 लाख 7 लाख लोग अपीयर किए हैं, तो इनमें से जो सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों का होता है, या उससे भी कम। तो जब हम बात कर रहे हैं इस सर्विस की, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, इसके अंदर 3 से 4 ब्रांचेज हैं जिनमें हर बच्चा सोचता है कि उसका एडमिशन या उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके बाद आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके बाद आती है आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और उसके बाद आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट गिनी जाती हैं अगर आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बेसिक फील्ड्स हैं जिनमें एवरीबडी वांट्स कि उनका सिलेक्शन इसके अंदर हो। तो अब जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, यूपीएससी का इतना डिमांड क्यों है? अगर आप मूवी भी देखते हैं, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि लड़की ने दिल तोड़ दिया तो यूपीएससी कर लो, अगर समाज में नाम कमाना चाहते हो तो यूपीएससी कर लो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यूपीएससी एक सक्सेस का क्राइटेरिया बन चुका है सोसाइटी के अंदर। अगर हम बात करें, कोई भी इंसान अगर एक बार यूपीएससी, ऐसी मान्यता है कि अगर एक बार तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हो। पर क्या ऐसा है रियलिटी में? अगर बात करें यूपीएससी का पेपर, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का पेपर होता है, पर क्या एक बार क्लियर करने से सक्सेस मिल जाती है? पहली चीज, इसको क्लियर करने से सोसाइटी में इज्जत मिलती है, एक अच्छा खासा आपको पे पैकेज मिलता है, पे पैकेज के साथ आपको रहने के लिए घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, और आपकी जितनी भी कहते हैं ना, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब यहाँ पे इजीली कवर हो जाते हैं। और ये शॉर्टकट एक तरह से है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा डायरेक्शन है कि आपको प्रिपेयर करना है और आपने अपना पेपर क्लियर करके एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर लेना है। तो यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी
सैलरी 1 लाख प्लस जाती है। जहाँ तक बेसिक पे की बात करें वो 56,000 समथिंग है, और उसको मिला के सारे अलाउंसेस को मिला के वो अच्छी खासी 1 लाख प्लस चली जाती है। और उसके साथ ही आपको एक होम मतलब रहने के लिए घर मिलता है, घर के साथ आपको इज्जत मिलती है, और ये चीज़ें सारी इस जॉब को बहुत स्पेशल बनाती हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि यूपीएससी देता क्या है, लेकिन यूपीएससी लेता क्या है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाह रहे हैं तो यूपीएससी में काम भी बहुत है। अगर आप बात करें कि सिर्फ पेपर क्लियर करके, ट्रेनिंग करके मेरा कहीं पे कहते हैं ना कहीं पे सिलेक्शन हो गया तो बस दिस इज डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद भी एक आईएएस ऑफिसर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक स्टेट दिया जाता है जो आपके अंडर होता है, आपको पॉलिसीज बनानी भी पड़ती हैं, आपका एग्जीक्यूशन में भी बहुत रोल होता है। कहीं भी कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम, फील्ड पे जाकर चेक करने का काम कि एग्जीक्यूशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको स्टेट लेवल पे देखें तो आप स्टेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन इसके साथ मेहनत भी बहुत लगती है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर की बात करें तो उनकी लाइफ में काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आपने पेपर क्लियर कर रही है, आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आप डेडिकेटेड इनफ है तो ये रास्ता आपका जिंदगी भर चलेगा, बिकॉज दे ऑल्सो डिमांड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। दिस जॉब डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू, नॉट इन द प्रेपरेशन बट आफ्टर द प्रेपरेशन ऑल्सो। तो ये सोच के मत चलिए कि एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, ऐश वाला सीन नहीं है। आपके ऊपर एक पूरे स्टेट की जिम्मेदारी आती है जहां पे आपको सब चीजें मैनेज करनी होती हैं। कई बार आपको लॉज बनाने में भी बैठना पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, कई बार उनके एग्जीक्यूशन में भी रखना पड़ेगा, कई बार आपको फील्ड में जाकर पूरा दिन लगाना पड़ेगा ताकि आप चेक कर सके कि चीजें सही चल रही हैं कि नहीं। अब ये था जॉब प्रोफाइल एक आईएएस ऑफिसर का। इसके साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां चेंज होती रहती हैं। आपको कई बार स्टेट हेड बना दिया जाता है, डिपार्टमेंट हेड बना दिया जाता है, और आपका जो बेसिक काम है उसको भी बदल दिया जाता है। आपको ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बना दिया जाता है। आपकी मैक्सिमम पोजीशन जो होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, जहां पर आप पहुंच सकते हैं, और उसकी सैलरी मैं बता दूं 2,50,000 तक होती है, प्लस एवरीथिंग वॉट एवर इज इंक्लूडेड। उसके साथ आपकी जॉब प्रोफाइल जो डिमांड करती है वो आपका स्टेट, मोस्टली हमें क्या होता है कि जो एलोकेशन है वो आपके स्टेट से अलग जगह पे एलोकेट किया जाता है ताकि आप जाकर वहाँ पर रहें और वहाँ पर जाकर आप जॉब करें। तो ये चीज़ें हैं जो एक यूपीएससी यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम आपसे डिमांड करता है, पहले नहीं बाद में भी। ठीक है, तो ये था एक जॉब प्रोफाइल जो आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए काम करने वाले हैं। अब जब हमने बात कर ली है यूपीएससी की होता क्या है, कैसे करता है काम, उसके बाद बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। अगर मैं बात करूं, यूपीएससी 3 हिस्सों में दिया जाता है, दैट इज प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्री के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज ही है, क्योंकि एमसीक्यूज का पार्ट है। 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, और उसके बाद आपके पास पेपर 2 जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 33% मार्क्स आपको लेने होते हैं उसके अंदर। और आपको क्या करना होता है, जो आप जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज के अंदर आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोच भी रहे हैं ना यूपीएससी के लिए, पहले 1-1.5 महीना तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर एकदम पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी पॉलिसीज कब आई या इसका रेलेवेंस क्या है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। 1-1.5 महीना तो आपको नॉर्मलाइज करने में लग जाएगा चीज़ें, बिकॉज जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं और एक एनालिसिस जो आप ऑनलाइन देखते हैं उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी भी टाइम पे सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, सिर्फ 1 महीना शांति से न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए। जब आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट पढ़ने में बन गया है, फिर आप जाकर एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हैं। यहां मैं मेंशन कर दूं कि सारी की सारी एनसीईआरटीज 6 से लेकर 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी से मेरा मतलब है सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन प्लस 1 प्लस 2 की कुछ एक ही सब्जेक्ट्स है तो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल दे दूं, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी प्लस 1 प्लस 2 की। लेकिन 6 से 10 तक एवरी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करना है यूपीएससी क्रैक, तो पहले न्यूज़पेपर 1 महीने का प्रैक्टिस, उसके बाद आप शुरू करिए कि आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है। एनसीईआरटीज में से आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं जो आपका दिल करे और उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगी, जितना मैंने स्टडी किया है इस सिनेरियो को कि इसमें क्लियर होने के लिए लगता क्या है। देखिए, हर किसी का ना एक अलग लेवल होता है, एक अलग व्यू पॉइंट होता है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपको किसी ने बोला कि मैंने तो फलाने नोट्स पढ़े तो मेरा काम हो गया, किसी ने बोला कि मुझे तो सिर्फ 2 महीने लगे करने के लिए, ये कोर्स ले लो, कोर्स से हो गया। देखिए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अदर नोट्स बट यू कैन नॉट स्टे ऑन देम। तुम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, तुमको अपने नोट्स खुद बनाने ही पड़ेंगे। वो न्यूज़पेपर को डेली एनालाइज करके बनाने हो, या एनसीईआरटीज को एनालाइज करके बनाने हो, या आपको बुक्स को एनालाइज करके बनाने हो। तो ये तो हो गई प्री की बात। प्री की जब हमने बात की, 2 पेपर्स हुए जर्नल स्टडी के, उसको आप एनसीईआरटीज के साथ भी कर सकते हो और कुछ स्पेशलाइज्ड बुक है उनके साथ भी कर सकते हो। मेरी एक यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी, हर जगह से पढ़ना बंद कर दो। ये नहीं होता कि तुम्हें जो भी चीज़ मिले पढ़ ली, लेकिन एक ही बुक को अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, बहुत सही रहेगा। वेरिड सोर्सेज आते हैं, तभी कहते हैं कि जब भी तुम तैयारी करने बैठो ना, ये सोच के चलो कि तुमको 18 महीने कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिड सोर्सेज हैं, उनमें से तुम्हें अपने ज्ञान की चीज़ निकालनी है और बाकी साइड कर देनी। ठीक है, तो प्री के बाद आता है मेंस। मेंस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 9 पेपर्स होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर के अंदर 1 से लेके 6 तक जो आपके पेपर्स होते हैं, 6th लास्ट होता है। 1 से लेके 6 तक डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, जो भी आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सब पेपर्स होते हैं। और जो 6th पेपर होता है वो ऑप्शनल एग्जाम होता है। ऑप्शनल एग्जाम के अंदर आपके पास जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो बेसिकली मैं मैथ्स लूंगी, तो मेरे पास 2 पेपर्स होंगे, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, दोनों ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे और वो पेपर मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। उसके बाद अपने पास 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, लैंग्वेज पेपर ए, लैंग्वेज पेपर बी। अगर मैं लैंग्वेज पेपर ए की बात करती हूँ तो ए पेपर होता है बेसिकली इंग्लिश का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 मार्क्स का होता है। उसी तरह बी पेपर होता है, कोई भी लोकल लैंग्वेज जो भी आप चुनना चाहते हैं आप उसके लिए बैठ सकते हैं। तो ये 2 पेपर्स आपके लैंग्वेज के होते हैं। इसके बाद जब आपका पेपर क्लियर हो जाते हैं, जब आपके ये 7 पेपर मतलब ये सब इंक्लूड करके 1750 मार्क्स के होते हैं, 1750 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है। उसके बाद जब आपके ये पेपर क्लियर हो जाते हैं, जो लैंग्वेज वाले हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उनका इंक्लूड नहीं होगा टोटल में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ इंटरव्यू। आपने मेंस कर लिया, प्री कर लिया, जब आप मेंस और प्री की तैयारी कर रहे थे आपका इंटरव्यू का भी काम चल रहा था साथ में, बिकॉज द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम वो उसी नॉलेज से आने वाले हैं, सारी उसी नॉलेज से आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। उसके लिए क्या किया जाए, आपको करना है रोज कम से कम आधा घंटा आपको शीशे के सामने खड़ के कुछ भी टॉपिक उठाकर उस पर बोलने की आदत डालिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। और जब आप शीशे के आगे बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 1 to 10 कब पहुंच जाता है आपको पता नहीं लगता। कहने की बात है, देखो कंसिस्टेंसी हमेशा रिजल्ट्स देती है। तो आप एक बार बोलेंगे अभी अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप अभी जाकर शीशे के आगे बोल के देखिए, आपसे एक भी लाइन सही नहीं बोली जाएगी, एंड रिपीटेडली जब आप बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस आराम से बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये 275 मार्क्स का राउंड होता है और टोटल मिलाकर आपका जो मेंस है और इंटरव्यू है, इन्हीं से रिजल्ट बनता है। तो जब आपका ये रिजल्ट बनता है तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत वैलिड मतलब बढ़िया होनी चाहिए। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस के अंदर, दैट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखिए इतनी ईजिली नहीं आती है, उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टॉपिक के ऊपर लिखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंस के अंदर आपकी जो होती है वो होती है आपकी टाइमिंग। अगर तो आप टाइमिंग मेंटेन करना सीख जाते हैं तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जैसे घर के अंदर बैठ के आराम से आधे घंटे का एक आंसर लिखूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो टाइमिंग मैनेज करना ये आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये थी बात जहाँ पे हमने पेपर्स की बात की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, जब ये सब हो गया कितने लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं। अगर मैं बात करूं अपने आंकड़ों के हिसाब से तो 2020 से लेकर 2024 तक अप्रॉक्सीमेटली हर साल कम से कम 1 लाख बच्चा बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें अब भी 2025 में भी, तो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है जो पेपर देते हैं। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर trying to give the paper 4th time 6th time, so this is very एक तरह से कहते हैं ना हम एक लूप में बन जाते हैं।
हम ये सोच लेते हैं कि यूपीएससी एक तरह से कहते हैं कि जिंदगी में बस सेटिस्फैक्शन आएगा तो यूपीएससी से आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर तुम पेपर दे रहे हो, पहले तो करेक्ट एज होती है ग्रेजुएशन के बिल्कुल बाद, जब आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, 27-28 में आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एवरी चाइल्ड कैन क्लियर इट इन 18 मंथ्स। 18 मंथ के अंदर हर कोई क्लियर नहीं कर सकता, तो सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए 18 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 4 है, और कुछ एक लोग बेचारे ट्राई कर करके साइड हो जाते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी एज में आप करिए। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में तैयारी शुरू करते हैं, तो 27 से 28 तक आपके 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो चुके होंगे, एंड यू विल बी वेरी मच क्लैरिफाइड अबाउट दैट कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। देखिए, 27-28 में बिना जॉब के क्लूलेस खड़ना ठीक है, लेकिन अगर 32 की एज में आप खड़ के क्लूलेस हैं, आपका पेपर भी नहीं क्लियर हुआ है, सो दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग। एंड आई थिंक ये जो एज ग्रुप इन्होंने रखा हुआ है 32 तक, वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने क्लियर करना है उसने पहले से ही एम बना के रखा हुआ है, ठीक है। और 32 तक वेट करना उसके लिए मेरे को लगता है कि सही नहीं है। मेरे को नहीं पता आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि यूपीएससी जिंदगी नहीं है, यूपीएससी सिर्फ एक पेपर है जो आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान कर देगा। और भी तरीके हैं जिंदगी को आसान करने के। और हम बात कर रहे थे कि 10 लाख 12 लाख लोग बैठते हैं, और सीट्स कितनी होती है? सीट सिर्फ होती है 1000 सीट्स में सिलेक्शन कैसे होता है? अगर आप बात कर रहे हैं कि 10 लाख लोग पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से 5 से 6 लाख लोग बैठ रहे हैं पेपर के लिए, प्री के लिए। तो प्री क्लियर होने के बाद जो मेंस के लिए बैठते हैं, वो बैठते हैं सिर्फ 14,000 लोग। 14,000 में मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रही हूँ, 14,000 के करीब, 11-12-14,000 के करीब ये लोग लेते हैं। मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में 2,000 समथिंग 2,000 प्लस लोग बुलाए जाते हैं। उनमें से जो सिलेक्शन होता है वो होता है 700-800 या 1,000 लोगों का, 1,000-1,200 लोगों का, और बाकी के बाकी फिर लग जाते हैं उस पेपर की तैयारी में। और ये रेस चलती रहती है, एंड तक जाकर ये रेस रुकती नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से कीजिए, पर ये चीज़ भी याद रखिए कि ये कोई कंप्लीशन ऑफ लाइफ नहीं है ना। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखा देते, बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। अगर आप 2-4 ऐसी चीज़ें देखेंगे ना ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे ऐसे भी लोग जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी छोड़ा है, बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हमारा ये सब हो गया, उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ बची, यानी कि यूपीएससी किया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, यूपीएससी 3-4 साल दे ही रहे हैं उसको, तो उसके साथ स्टेट के एग्जाम्स बहुत अच्छे निकलते हैं। स्टेट के हो गए, सेंट्रल के हो गए। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको इन एग्जाम्स के अंदर भी जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इतना रश नहीं होता, इतना कोई होड़ नहीं लगी होती, और पेपर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पेपर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। स्टेट के, सेंटर के एग्जाम्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं जानती हूँ कि आप सबके अंदर कैपेबिलिटी होगी जो लोग चूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। तो हमारी तरफ से तो यही रहेगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों का जो रास्ता होता है ना, ये तो तय तो हमने ही करना है, लेकिन इसके अंदर हमको, अगर ये हमारी अपनी पर्सनल डिसीजन होता है कि हमको कोचिंग सेंटर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोचिंग सेंटर्स बड़े पड़े हैं जो आपको करा देते हैं आईएएस की तैयारी। अब ये करते क्या है? ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आपका स्केड्यूल बनाने में, आपको मटेरियल प्रोवाइड करने में, आपको डाउट्स क्लियर करने में, आपकी जजमेंट्स को क्लियर करने में, आपको जज करते हैं इजीली आपके पेपर्स के ऊपर, तो आपको आंसर राइटिंग ईजी हो जाती है, कम्युनिकेशन के इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक फिक्स्ड पाथ मिल जाए, आधे से ज़्यादा काम तो आपका तभी कम हो जाएगा जब आप किसी कोचिंग सेंटर को चुन लेंगे। तो वहाँ पर आपको बेसिकली वो हेल्प कर देंगे और आपको आगे पहुंचा देंगे। जो इन कोचिंग सेंटर्स की फीस रहती है वो रहती है 1,20,000, 1,50,000 तक जाती है। कुछ एक तो बहुत ही फेमस है, आपने ऑनलाइन उनके यूट्यूब चैनल्स भी देखे होंगे जो ऑनलाइन कराते भी हैं, और उनके बेसिकली सेंटर्स भी हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स भी हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक ऐसे भी है जिन्होंने बिना कोचिंग के भी पेपर्स क्लियर किए हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, आप कोचिंग जाएंगे नहीं जाएंगे, तो भी ये आप ही पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी में कितना दम है। तो पढ़ना तो देखो आपको ही पड़ेगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी मानिए ये पेपर बहुत अच्छा ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी मत बनाइए इसको,
ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकी थी यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अब निकल चुका है, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं 2026 की भी, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा उनके साथ जिनको आपको लगता है कि ये सब पता होना चाहिए। धन्यवाद।